Hello students, and once again welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important topic of business communication, and that is barriers to communication in crisis. This is unit 1 and part 5th. In previous lecture of business communication we have already discussed communication structure in an organization. अगर वो वाला लेक्चर आपसे मिस हो गया है तो गैलडा के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन नाम की एक पूरी प्लेलिस्ट है, सेक्शन है वहाँ पे। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने भी वीडियोस अपलोडेड हुए हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, वरना आप ऊपर ही आई बटन पे भी क्लिक करके डायरेक्टली लास्ट प्रीवियस वाले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर होगा एक क्वेश्चन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज के इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना और अपने साथ में पेन एंड कॉपी लेकर के बैठना। सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में दूंगी ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए अपनी लोकल लैंग्वेज में। सो दिस विल बी योर कंटेंट जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो ये मोर देन इनफ होगा एक्चुअली। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। देखो, कम्युनिकेशन में अभी तक आपने ये पढ़ा कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की, जिसमें से कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब सेंडर किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है और किसी वजह से अगर वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से रिसीवर तक ना पहुंच पाए या किसी भी तरीके से पहुंच ही ना पाए तो उसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में गैप हो गया, कम्युनिकेशन में बैरियर हो गया। तो जिन कारणों से बैरियर होता है, जिन कारणों से आपका इन्फॉर्मेशन या आपका आइडियाज़ या आपका कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है, उन रीज़न्स के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो रीज़न ही होते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम क्यों डिस्कस कर रहेंगे, एक सवाल ये भी है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो काम है वो आप सही तरीके से करा पाते हो। कंपनी का जो गोल है सही तरीके से तभी अचीव हो पाता है। मेन जो कंपनी का मिशन है या विज़न है जो भी है, तो वो तभी अचीव हो पाएगा जब आपकी कंपनी में एक इफ़ेक्टिव वे से कम्युनिकेशन फ्लो में चल रहा है, फ्री फ्लो में चल रहा है। फ्री फ्लो में का मतलब क्या हुआ कि अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है, मैसेज प्रॉपरली मीडियम से, अप्रोप्रिएट मीडियम से करेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में पहुंच रहा है, रिसीवर सही तरीके से सही टाइम पर मैसेजेस को पा रहा है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वो उसको मिल रहा है, तो वहाँ पे होता है फ्री फ्लो अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीवर उसी इंफॉर्मेशन को पाता है विदाउट एनी बैरियर्स। तो अभी ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो पॉइंट्स वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन आपको करके रखा हुआ है। सो पहला क्या लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट लाइन में कि कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव इफ इट फ्लोज फ्रीली इन कम्युनिकेशन लूप बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जब बिना किसी इंटरप्शन के कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फ्री फ्लो का मतलब क्या हुआ, अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन, मतलब वो ट्रांसमिशन जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रहा है, कोई भी उसमें रुकावट नहीं हो रही है। जो मैसेज भेजना है अप्रोप्रिएट मीडियम का इस्तेमाल करके करेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको भेजा जा रहा है रिसीवर, और उस मैसेज को ले रहा है, रेलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, और वो अप्रोप्रिएट फीडबैक भी दे रहा है। जब अप्रोप्रिएट फीडबैक मिल गया सेंडर को तो उसको समझ आ जाता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी गई हुई है वही इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है रिसीवर के पास में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इसको अपने कॉपी में पेन डाउन कर लेना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जिनसे डिस्टॉर्शन होता है मैसेजेस को पास ऑन होने में। जब सेंडर रिसीवर को मैसेजेस भेजता है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न हो जाते हैं जिनकी वजह से मैसेज पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ट्रांसमिशन करते टाइम जो है अनइंटरप्ट हो जाता है, और फिर जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के बीच में। तो वो कौन से रीज़न है, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से बैरियर्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके सामने एक चार्ट मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, इस चार्ट में आपको वो हर तरीके के बैरियर्स दिख जाएंगे जिसकी वजह से किसी भी कम्युनिकेशन को पास ऑन करने में या कम्युनिकेशन को फंक्शनिंग में जिसमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला तो होता है इन्वायरमेंटल बैरियर, मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में आप कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, वहाँ पे ही बैरियर है। बैरियर का मतलब हुआ रुकावट, मतलब किसी कारण से आपका इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक उस वे में नहीं पहुँच पा रहा है जिस वे में आप पहुँचाना चाहते हो, या गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है।
अब इन्वायरमेंटल बैरियर्स में क्या होता है कि कभी कभी टाइम की वजह से, मतलब गलत टाइम की वजह से आप, जैसे अगर आप इंडिया, सपोज़ करो आप इंडिया में हो और आप यूएस में कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, तो इंडिया का अगर 9 बज रहा है सुबह का, तो जस्ट 12 घंटे पहले आप चले जाओ यूएस में, क्योंकि 12 घंटे का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे रात हो रही होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे सुबह है तो वहाँ पे रात हो रही होगी, वहाँ रात है तो यहाँ सुबह हो रही होगी। तो कई बार टाइम के वजह से भी कई बार इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमने बोला कि हमें 9 बजे एक्यूरेटली मीटिंग में आना है, तो वो 9 बजे, कौन सा 9 बजे, वो पता होना चाहिए ना। 9 AM इंडिया का टाइम, 9 AM फॉरेन की कंट्री का टाइम, या इंडिया में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप 9, आपने बोल दिया 9 o'clock आपको इस मीटिंग में अटेंड करना है, तो 9 o'clock AM है या 9 o'clock PM है, ये हमको नहीं पता। तो ये एक इन्वायरमेंटल बैरियर का हिस्सा है। फिर प्लेस की वजह से, जगह की वजह से, आप यहाँ पे दिल्ली में हो, सपोज़ करो आप दिल्ली में हो, अगर आप साउथ में कोई मीटिंग करना चाहते हो, तो कई बार प्लेस की वजह से भी बैरियर्स हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, कई बार स्पेस की वजह से बैरियर हो जाते हैं, कई बार क्लाइमेट की वजह से बैरियर्स हो जाते हैं, कई बार नॉइज़ की वजह से हो जाता है, या चॉइस ऑफ मीडियम की वजह से हो जाता है। अब नॉइज़ की वजह से क्या, कि अगर आप सपोज़ करो, अगर सपोज़ अभी का ही एग्जांपल लो, मैं आपको कुछ बता रही हूँ और मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको आएगी, सुनाई देगी, तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा ना, तो ये नॉइज़ का बैरियर है। या क्लाइमेट का बैरियर है, मतलब बाहर सपोज़ करो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अक्सर ये होता है कि बारिश के टाइम में जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, या कनेक्टिविटी जो इश्यूज़ होते हैं इंटरनेट में या फ़ोन में, डेटाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से हम इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर पाते हैं। आवाज़ें हमारी कई बार टुकड़ों में टूट के जाती हैं, तो हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो ना पहुंच करके कोई और इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, या हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंच पाए, बात ही ना हो पाए, नेटवर्क पूरा शट डाउन हो जाए। और फिर क्लाइमेट इन्वायरमेंट बैरियर का एक और पार्ट है क्या, कि चॉइस ऑफ मीडियम। चॉइस ऑफ मीडियम में क्या चीज़ है कि जिस मीडियम का आप चॉइस करके अपनी बात को पहुंचा रहे हो सामने वाले तक, वो मीडियम ही गलत है। मतलब अगर आपको फ़ोन टेलीफोनिक तरीके से अगर आपको करना है, तो आप टेलीफोनिक ना करके आप मैसेज के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो मैसेज में कई बार इन्फॉर्मेशन को गलत भी समझ लिया जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। हम ये सारे कारण जो हैं वो आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा क्या है कि बैरियर्स कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। आपने रॉन्ग चॉइस कर लिया हुआ है मीडियम का, मोड का, अपनी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है हमारा फ्री फ्लो में नहीं हो पाता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वैलिड कोनेटिव मीनिंग की वजह से हो जाता है, मतलब कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, राइट। तो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड बोला हुआ है, रिसीवर अगर उस कॉन्टेक्स्ट में ना समझ कर कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में अगर उसने समझ लिया, तो वहाँ पे भी बैरियर्स हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे भी कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन जो आप पास ऑन करना चाहते हो वो पास ऑन ना होकर के कुछ और चली जाती है, क्योंकि रिसीवर उसको डीकोड कर लेता है किसी और तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, वही इन्फॉर्मेशन, वही वर्ड, वही मीनिंग जो उसका निकलता है, जो सोच करके आप बोल रहे हो, वही उसको भी समझना होगा। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल या एटीट्यूडनल बैरियर्स। अब इसमें क्या आता है, ये आपके कई बार मूड, एटीट्यूड और रिलेशनशिप के बेस्ड पे भी कई बार आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से पास ऑन नहीं हो पाते हैं। मतलब सपोज़ करो कि आप जिस मूड में हो, आपका मूड बहुत गुस्से वाला है, आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन आप बोल कुछ और जाते हो, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सामने वाला का नेगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेसिस पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन कई बार गलत तरीके से कन्वे हो जाते हैं। फिर तीसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि अगर आपका सुपीरियर बॉस है या हायर पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, तो कई बार इस पोजीशन पे बैठने की वजह से भी जो इन्फॉर्मेशन वो जिस तरीके से उसको पास ऑन करना चाहिए वो ना करके किसी और तरीके से पास ऑन कर देता है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी एक तरीके का बैरियर हो जाता है। अच्छा, एक छूट गया कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स का मतलब ये हुआ कि डाइवर्सिटी इन कल्चर। हमारे इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, साउथ में कुछ और कल्चर फॉलो होता है, नॉर्थ में कुछ और होता है, ईस्ट में कुछ और होता है, फिर आपका वेस्ट में कुछ और होता है। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप ईस्ट
ईस्ट कंट्री के किसी एरिया में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यहाँ वहाँ पे जा कर के अगर आप कुछ बातचीत कर रहे हो या वहाँ के किसी लोगों से आप अपना कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे जो लैंग्वेज ईजिली एक्सेसिबल हो, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, आपको उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से आपको अपनी बात वहाँ पे रखनी होगी, तभी वो आपकी बात को समझ भी पाएंगे। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका बैरियर्स कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी। कई बार हम ना जब बात कर रहे होते हैं किसी से ना, तो बहुत सारा परसेप्शन अपने माइंड में ऑलरेडी बना करके रखते हैं। तो जब आप पहले से किसी चीज़ के बारे में अपने मन में परसेप्शन बना करके रखते हो, तो वहाँ पे एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप चीज़ों को समझा नहीं पाते हो, कई बार समझ भी नहीं पाते, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। ये वाला स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्क्रीनशॉट, मतलब ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या है। 4 जो मेजर बैरियर्स होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, वो ये 4 बैरियर्स हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स। इन चारों पे ना हम अभी डिस्कशन करेंगे कि ये 4 किस तरीके से काम करते हैं, इन चारों की वजह से कैसे आपका कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फ्री फ्लो होने से रुक जाता है और किस तरीके से ये बैरियर्स बन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों। तो पहले हम सिमेंटिक बैरियर्स को देखते हैं कि सिमेंटिक बैरियर्स क्या बोलता है। सिमेंटिक का मतलब क्या हुआ कि सिमेंटिक इज़ अ स्टडी ऑफ राइट चॉइस ऑफ वर्ड, कि आपको वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत सही तरीके से करना होगा अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी मैसेजेस को पहुंचाते टाइम। एक ही वर्ड के कई बार कई मीनिंग होते हैं। कई बार तो प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हो ना, जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो तो उसका कई बार प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो जाता है। तो यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व कि हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड और उसका मीनिंग क्या है। आपकी प्रोनाउंसिएशन से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप क्योंकि एक ही वर्ड के, अब जैसे नो है, मैंने बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब एन ओ का भी मतलब नो होता है, के एन ओ डब्ल्यू, इसको भी नो के ही जैसे प्रोनाउंस करेंगे, के एन ओ डब्ल्यू को भी। बट इन दोनों का मतलब तो बहुत डिफरेंट है ना, ये तो आपको भी पता है कि इन दोनों का मतलब जो है, नो का मतलब और के एन ओ डब्ल्यू, ये दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट है। तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रही हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट आपका जब माइंड उस हिसाब से फिक्स्ड होगा, उस हिसाब से डेवलप्ड होगा, तब आप समझ पाओगे कि अच्छा आई डोंट नो, यहाँ पे मतलब मैं ये वाला नो यूज़ करूँगी, मैं ये वाला यूज़ नहीं करूँगी, मतलब मुझे नहीं पता है। तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, आपका माइंड जो है उस हिसाब से वर्क करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, लिखा गया हुआ है कि राइट चॉइस ऑफ वर्ड। सिमेंटिक बैरियर्स की वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। द सिमेंटिक नेटवर्क ऑफ सेंडर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिसीवर। बिल्कुल, मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि कई बार जो सेंडर बोल रहा है ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर भी उस चीज़ को समझे, तो वो सिमेंटिक बैरियर्स का ही पार्ट होता है। और इसी सिचुएशन में जो मैसेज होता है वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। अब कैसे होता है, किन किन वजह से सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। सपोज़ करो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो डिफरेंट मीनिंग्स की वजह से क्या होता है कि आपका मैसेज गलत कॉन्टेक्स्ट में पहुंच जाता है। रॉन्ग परसेप्शन लीड्स टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और अगर आपने कोई रॉन्ग परसेप्शन बना के रखा है किसी सिंबल्स की वजह से, तो आपको क्या होता है, कम्युनिकेशन का पूरा मतलब ही वहाँ पे जो हम बोलना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी ही चेंज हो जाती है। दूसरा है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। किसी मैसेज को बहुत गलत तरीके से अगर एक्सप्रेस किया गया हुआ है, सपोज़ करो कुछ मैंने ऐसा वर्ड बोला जो कि यूज़, जैसे नो और नो वाला, बस यही वाला आप समझ लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। यहाँ पे ओमिशन क्या है, इट मे हैपन ऑन अकाउंट ऑफ ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स इनएडिक्वेट वोकेबुलरी। अगर आपकी जो वोकेबुलरी है वो अपर्याप्त है, आपको पता ही नहीं है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो भी वहाँ पे गलत तरीके से आप चीज़ों को समझ जाते हो। या रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड, या मैंने कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। सपोज़ मुझे बोलना था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे ये वाला बोलना था, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ये बोलना है या ये वाला वर्ड लिखना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपका जो पूरा मैसेज होता है वो रॉन्ग तरीके से आपको डिलीवर हो जाता है। अब थर्ड है कि अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, मतलब आपके जो एजम्पशंस हैं, जो आपने अनुमान लगा के रखा है, वो
क्लैरिफाइड हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सर्टेन एजम्पशंस ऑफ द कम्युनिकेशन आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्शन। अगर आप पहले से ही किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा करके बैठे हो और किसी चीज़ के बारे में आप पहले से कुछ सोच करके बैठे हो कि सपोज़ करो मेरा जो बॉस है वो बहुत अकड़ू है, राइट, आपने ये अनुमान लगा के बैठे हुए हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा बॉस मुझे ये बोलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो वही बोले, लेकिन आपने एक एज्यूम कर लिया हुआ है कि वो वही बोलेगा या वो बोल सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी कई बार आपके और उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाता है। फिर चौथा है टेक्निकल जार्गन्स। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेक्निकल जार्गन और लैंग्वेज यूज बाय स्पेशलिस्ट। अब सपोज करो कि कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है तो वो अपने फील्ड के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप उनके फील्ड के नहीं हो। जब आप उनके फील्ड के नहीं हो तो आपको वो वर्ड्स नहीं समझ आएंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर बहुत ही फेमस वर्ड है, आपको पता होगा सेंसेक्स का मतलब। सेंसेक्स क्या होता है, तो सेंसेक्स और एक वर्ड होता है बुल। देखिए जैसे ये सेंसेक्स हो गया, सेंसेक्स में एक होता है बुल, एक होता है बेयर, ठीक है। अब आपको बुल एंड बेयर का मतलब कैसे पता होगा, अगर आपने ये वर्ड कभी सुना ही नहीं है और मैं आपको मैनेजमेंट के टर्म में बात कर रही हूँ, राइट, अभी मैं आपसे बहुत नॉर्मल फ्लो में बात कर रही हूँ, बट अगर मैं फ्लो में बात करते करते मैंने बोल दिया कि बुल एंड बेयर की पोजीशन आ गई अगर आपके लाइफ में, तो आप क्या करोगे। तो बुल एंड बेयर का पोजीशन आपको तो पता ही नहीं है कि बुल एंड बेयर क्या होता है, क्योंकि ये आपका सेंसेक्स का टर्म है, ये आपका शेयर मार्केट का टर्म है। कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो कि स्पेशल स्पेसिफिक फील्ड में यूज़ करे जाते हैं। अगर वो टर्म मैं आपको बोलूँगी तो आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि आपके कम्युनिकेशन में जो भी वर्ड्स हों वो बहुत सिंपल वर्ड्स होने चाहिए ताकि वो आप सब ईजिली उसको सही तरीके से ईजी वे में आप उसको समझ सको। तो इसी को बोलते हैं टेक्निकल जार्गन्स। कुछ हर एक सब्जेक्ट का, हर एक फील्ड का अपना टेक्निकल वर्ड होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसको जार्गन बोलते हैं। आपके उस पर्टिकुलर फील्ड का पर्सन ही उस वर्ड को समझ सकता है, या तो फिर आप बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट हो तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब है कि फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स मिस्टेक में creep in if translator who is not proficient in both English and Hindi is involved in translating the communication। सपोज करो कि आपकी कंपनी का जो हेड है उसने एक ट्रांसलेटर को रखा है बट उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने ही नहीं आता है, तो वो क्या मैसेज को ट्रांसलेट करके अपने मैनेजर को बताएगा या बॉस को बताएगा। उसने हिंदी में मैसेज कहीं से कुछ सुना, उसका ट्रांसलेशन पुअर है, वीक है, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया और उसने रॉन्ग मैसेज जा कर के डिलीवर कर दिया। तो ऐसी भी सिचुएशन में क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाता है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर छठा है कि बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोड। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ है या जेस्चर कोड अगर आपका गड़बड़ है, आपने कुछ बॉडी के मूवमेंट से कुछ आपने कम्युनिकेट करने का कोशिश करा और मुझे ऐसा ये पहले से पता है कि अगर ये बॉडी जेस्चर या ये जो बॉडी का मूवमेंट है वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो भी आप जो बोलना चाहते हो या आप जो समझाना चाहते हो मे बी मैं आपको मिसअंडरस्टूड कर सकती हूँ उस केस में, क्योंकि मैं रॉन्गली परसीव करके रखा हुआ है मैंने उस पर्टिकुलर जेस्चर को या पोस्चर को अपने माइंड में। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी के भी सामने क्रॉस हैंड करके बैठते हो, मतलब हाथ में हाथ ऐसा क्रॉस करके बैठते हो, तो इट मीन्स कि इट शोज़ दैट यू पॉजेस अ काइंड ऑफ एरोगेंस और एटीट्यूड इन नेचर। तो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ में इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, अगर आप इंटरव्यू देने गए हो और उस पोस्चर में, उस जेस्चर में अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो वो आपको बहुत ही नेगेटिवली जज करने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही नेगेटिवली वो जज करने वाला है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन का पर्टिकुलर जेस्चर और पोस्चर होता है, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कई बार हम स्माइल पास ऑन करके, हम सिर्फ हेड नॉडिंग करके, सिर को हिला करके कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड जेस्चर कोडिंग। सो इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कम्युनिकेशन में और इनको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। तो आई होप कि आपको सिमेंटिक बैरियर समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमेंटिक बैरियर। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार आप वापस से रीड कर लेना, बट आई डोंट थिंक कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा।
कंटेंट भी मैंने आपको बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रही हूँ। सेकंड है कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल लेवल पे बैरियर। अब इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन विल बी डिसरप्टेड इफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट इन आइडियल पोजिशन। सेंडर या रिसीवर का अगर स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है या परेशान है, वो स्ट्रेस है, वो डिप्रेस है, फैमिली की प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी क्या होता है वहाँ पे इमोशनल लेवल पे भी अगर वो चैलेंज्ड है या परेशान है तो भी वो कुछ और समझ जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपका सामने वाला दोस्त या फ्रेंड आपको कुछ बोल रहा है बट आपका उसकी बात पे ध्यान ही नहीं रहता, आप कुछ और सोच रहे होते हो क्योंकि आप किसी और बात को लेकर के परेशान होते हो। तो वहाँ पर आपके और उसके आप सुन तो रहे हो लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आपका वो मैसेज आपको पास ऑन तो कर रहा है बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो वहाँ पे क्या ये एक तरीके का बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर है। कई बार क्या होता है कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन भी होता है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में प्री कंसीव करके बैठे रहते हो कि ये बंदा एरोगेंट वाला होगा, ये बंदा हंसमुख होगा, ये बंदे के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो उसको बिना इन्फॉर्मेशन उसको सुने बिना ही आपने किसी और के बात को सुन करके उसके बारे में एक परसेप्शन बना ली। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं। अब वो बंदा जब आपके सामने आएगा बोलेगा तो आप सोचोगे क्या बोल रहा है ये बंदा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब उसका मैसेज आपने पूरा सुना भी नहीं लेकिन आपने पूर्व धारणा के अनुसार आपने उसको जज कर लिया। अब वो सही भी बात बोलेगा तो क्या आप, लेकिन आपको लगता है किसी ने आपको बता दिया कि इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसकी सही बात भी आपको गलत लगेगी। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दूसरा है इसमें लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब इसमें क्या है कि सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज रिजल्ट इन inaccurate information. Usually people cannot retain the information for long time if they are inattentive or not interested. अब इसका एग्जाम्पल बस ऐसे ही समझो जैसे मैं आपको भी समझा रही हूँ, कोई आपको बाद में पढ़ा रही हूँ। अगर आप इनअटेंटिव मोड में होकर के मेरी बात सुन रहे हो तो आप 10 मिनट बाद भूल जाओगे कि मैम ने क्या पढ़ाया, आपको याद ही नहीं रहना है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन है मतलब आप उसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। अगर आप मेरी बात को, मेरे लेक्चर को आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप एग्जामिनेशन टाइम में भी अगर आपको कुछ नहीं याद है तो आपको सिर्फ अगर मेरी बात आपने अटेंटिव होकर के सुनी है तो आप उसको रिटेन कर जाओगे, मतलब आपको याद आ जाएगी। लेकिन पुअर रिटेंशन कब होगा, जब आप सुन रहे हो मेरा लेक्चर भी, साथ में आपको मम्मी बुला रही है, आपको पापा बुला रहे हैं, आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है, आप कुछ मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, कुछ और ध्यान लगा रहे हो, तो आप मेरा अटेंटिव होकर के बात नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाना है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कंपनी में भी होता है कि बॉस आपको बोल रहा है, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, मीटिंग चल रही है, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं बट आपको घर की याद आ रही है। तो इसकी वजह से ट्रांसमिशन का लॉस हो जाता है, आप रिटेन नहीं कर पाते हो कि भाई मीटिंग में डिस्कशन हुआ क्या। फिर तीसरा है लैक ऑफ अटेंशन। वही चीज़ है कि नॉन लिसनिंग ऑफ मैसेज ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर एक्ट एज मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर। ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकली मतलब मेंटली आप प्रेजेंट तो हो बट आप फिजिकली प्रेजेंट तो हो बट आप मेंटली उस जगह प्रेजेंट नहीं हो। तो जिसकी वजह से अब मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने के कई रीज़न हो सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं, इसीलिए इसको इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि साइकोलॉजिकल बैरियर या इमोशनल बैरियर किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से भी बैरियर्स हो जाते हैं। दूसरा स्टेटस की वजह से भी कई बार बैरियर्स आ जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से बैरियर आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कम्युनिकेशन के अंदर में किसी भी कंपनी में। 5वां है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब इसको एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में बी हैम्पर्ड इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इज़ नॉट सपोर्टिव टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर संस्थान की पॉलिसी, जिस संस्थान में आप काम कर रहे हो वहाँ की पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है, मतलब वो पॉलिसी बहुत रिजिड है, वहाँ पे काम करने का तरीका बहुत रिजिड है, तो उसकी वजह से भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो फ्री फ्लो नहीं हो पाता है, मतलब अनइंटरप्टेड नहीं हो पाता है, वहाँ पे डिस्टॉर्शन, इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें जो दूसरा आता है वो है स्टेटस। अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर मे नॉट अलाउ हिज सबऑर्डिनेट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली।
कई बार क्या होता है कि हायर पोजीशन पे जो आपके मैनेजर्स बैठे होते हैं या बॉस बैठे होते हैं, वो इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्शियस, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को या जो उनके नीचे काम कर रहे हैं ना, उनको उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री नहीं करते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं। वो बहुत खड़ूस टाइप का वो बन करके अपना रिजिड एटीट्यूड रख के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके सबऑर्डिनेट्स उनसे कई बार अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। कम्युनिकेशन वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और वही जो है उनका स्टेटस बैरियर बन जाता है उनके फ्री फ्लो कम्युनिकेशन में। फिर तीसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आपकी कंपनी का रूल्स काफ़ी रिजिड हो जाता है या कम्बरसम हो जाता है, कम्बरसम इट मीन्स कि बोर्डमसम, मतलब बोर आप हो जाते हो। कम्बरसम को बोर्डसम भी बोलते हैं। जब आप बोर्डम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा वहाँ के रूल्स एंड नॉर्म्स एंड कंडीशन वाला माहौल हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का हर्डल बन जाता है कम्युनिकेशन सही तरीके से फ़्लो करने में। फिर चौथा है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो पूरा हायरार्की है कि आपके मैनेजर, फिर मैनेजर नहीं, सबसे पहले तो आपके होंगे टॉप लेवल की मैनेजमेंट, फिर उसके बाद नीचे होंगे मिडिल वाले, फिर उसके नीचे होंगे लोअर वाले, टॉप पे भी आपके डायरेक्टर्स होंगे, फिर उसके बाद CFO होंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर उसके बाद आपके MD होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत सारे और भी होंगे। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अगर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर से आने में लो लेवल पे या मिडिल लेवल आने में अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या मैसेज डिस्टॉर्टेड होकर के आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे मैनेजरियल लेवल्स होते हैं ना, एक ही डिपार्टमेंट में कई जगह, जैसे सपोज करो HR डिपार्टमेंट है, तो HR डिपार्टमेंट में उन्होंने 3-4 मैनेजर रख दिए होते हैं। सुनो, एक ही डिपार्टमेंट में सोचो 4-4 5-5 मैनेजर रख देते हैं। अब क्या है कि वही इन्फॉर्मेशन इनको सबको पास ऑन करनी पड़ती है, तो कई बार इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गलत तरीके से भी पास ऑन होने लगती है, डिस्टॉर्टेड होने लगते हैं, क्योंकि कई लेवल से होकर के मैसेज गुजरता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर छठा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। अब इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन में बी हैम्पर्ड इफ़ फैसिलिटीज़ फॉर स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड। कई बार आपकी जो कंपनी होती है वो आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है कि आप सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सको, स्मूथ, क्लियरली या टाइमली जो है कम्युनिकेशन को पास ऑन करूँ। मतलब फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई एक नोटिस जारी करनी है या कोई एक बात आपको पहुँचानी है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो आप उनको किस मीडियम से पहुँचाना चाहते हो, किस तरीके से आप उनको मैसेज पहुँचाना चाहते हो। अगर आप उनको ईमेल करते हो, अगर आप उनको कॉल करते हो, आप नोटिस के ज़रिए उनको वो इन्फॉर्मेशन देने के, मतलब आपकी कंपनी कैसे आपको बोलती है कि दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाना है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा तरीका रख दिया या कुछ ऐसा चीज़ उसमें क्लॉज डाल दिया कि यही तरीका है, आपको इसी तरीके का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना है, मे बी उस तरीके में बहुत डिले हो सकता है। मे बी जो इन्फॉर्मेशन उनको 15 मिनट में पहुँचनी चाहिए वो 15 मिनट में ना पहुँच करके वो उनको 1 दिन में पहुँच रही है। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको HR डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचानी है, तो आपके लिए इजी कन्वीनियंट तरीका क्या होगा कि आप उनको ईमेल कर दो, या तो फिर आप उनको तुरंत नोटिस बुलेटिन पे जा कर के लगा दो, या आप उनको कॉल कर दो, यही तरीका होगा ना। बट इन तरीक़ों के अलावा अगर वो कोई आपको चौथा तरीका बोले ऐसा कि आप उस चीज़ को करने में बहुत टाइम जाए, कि एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आपके ऊपर वाले बॉस से, उसका साइन कराना पड़ेगा, सिग्नेचर कराना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए, तो ये सब पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इतना आपको फ्रीडम मिलना ही चाहिए कि आप ही डिसाइड कर सको कि दूसरे डिपार्टमेंट में या जो भी कम्युनिकेशन आपको पास ऑन करना है वो आप किस मीडियम से करोगे कि जल्दी हो पाएगा। तो यहाँ पे फैसिलिटी वाली बात आ गई। आप इंटरकॉम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो हर एक डिपार्टमेंट में, तो उससे क्या हुआ कि आपने कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन तुरंत फटाक से आपने पास ऑन कर दिया। अब आप सोचोगे कि हम टाइप करें, प्रिंट करें, नोटिस बोर्ड पे लगाएं, फिर नोटिस बोर्ड पे लगाने के बाद में पता नहीं वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, फिर आप किस तरीके से पास ऑन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ये बहुत मायने रखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या फैसिलिटी देती है कम्युनिकेशन को पास ऑन करने के लिए, ये बहुत मायने रखता है, और इसकी वजह से संस्थान के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बैरियर्स भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। फिर इसमें चौथा है पर्सनल लेवल पे बैरियर। पर्सनल लेवल पे बैरियर्स क्या होता है, पहला है इसमें कि फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स, तीसरा है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, चौथा है लैक ऑफ पुअर इंसेंटिव।
अब फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, इसमें क्या है कि अ सुपीरियर में विथ होल्ड और सप्रेस कम्युनिकेशन इफ ही थिंक्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली इफेक्ट हिज अथॉरिटी। अब कई बार जो सुपीरियर होते हैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन को दबा जाते हैं, मतलब सप्रेस कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको अपने बॉस को देनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन उनको सही तरीके से बताना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर हमने बता दिया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो वो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन को ही पास नहीं करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। ये कई बार ऐसा होता है जब टारगेट की बात आती है। अगर सुपीरियर्स को भी, अगर आपको ऊपर वाले जो बॉस जो भी बैठे हैं, मैनेजर बैठे हुए हैं, तो वो भी उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको भी वो टारगेट देते हैं कि आपको इतना काम अपने नीचे को लोगों से कराना है। अब उन्होंने उतना काम कराया ही नहीं, तो भाई आप किस बात के मैनेजर हो? आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो पावर है, आपकी जो पोजीशन है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं वो लोग कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देते हैं, पास ऑन कर देते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं। तो ये भी एक तरीके का पर्सनल बैरियर होता है। फिर दूसरा क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। जब सुपीरियर का जो कॉन्फिडेंस है अपने सबॉर्डिनेट्स में बहुत ज़्यादा कम होता है या बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, तो वहाँ पे वो उनसे एडवाइस भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनको सबॉर्डिनेट्स है, जो उनके एम्प्लॉयज़ काम करें उनके नीचे, वो इनकॉम्पिटेंस हैं, उनके पास में नॉलेज ही नहीं है, उनके ओपिनियन ही नहीं वो लेना चाहते हैं, उनके सजेशन ही नहीं लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाता है। ये एक बहुत अहम, मतलब ये अक्सर हर जगह होता है ऐसा कि आपके सुपीरियर को या आपके ऊपर जो लोग हैं, आपके घर में या आपके पेरेंट्स को कई बार विश्वास नहीं होता है, या आपके फ्रेंड्स को आपकी बात पे विश्वास नहीं होता है, तो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन आपके और उसके बीच में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है तीसरा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार क्या होता है कि ना एक बंदा है, दूसरे बंदे से वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता है, वो उससे वो बात ही नहीं करना चाहता है, पहले से ही वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि हमको इससे बात ही नहीं करना है। मतलब यहाँ तो आपके दिमाग में कोई परसेप्शन बना होता है, उसके बेसिस पे आप सोच लेते हो कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इसे बात नहीं करना मुझे। वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, एडवर्स रिजल्ट आ जाता है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इफ़ सबऑर्डिनेट्स परसीव दैट इट मे एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट देन दे मे नॉट बी प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर्स। सबऑर्डिनेट को जो है वो लगता है कि भाई हमने टारगेट तो पूरा ही नहीं किया, अब हमको हमारे सुपीरियर से डांट पड़ने वाली है, तो हम क्यों जाएं उनसे बोलने के लिए, हम बात ही नहीं करना है, हम जाएंगे ही नहीं उनके पास में। तो यहाँ पे क्या है, आप कम्युनिकेट करने के लिए विलिंग ही नहीं हो, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। फिर चौथा क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। देखो, अगर आपको सही तरीके से इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो आप काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होगे। काम को करने के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको सही तरीके से इंसेंटिव मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी प्रॉपर, जब आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, प्रॉपर आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि सबऑर्डिनेट्स में नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट इफ़ देयर इज़ नो मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब भाई आप काम करने के लिए कब मोटिवेट हो गए? किसी के लिए आप फ्री में काम थोड़ी करोगे। आप किसी के लिए काम तो तभी करोगे ना जब आपको, या तो फिर आप किसी के लिए फ्री में काम तब करो जब आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हो, है ना। तो आप वहाँ पे अगर कुछ चार्ज नहीं करते हो तो आप सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट, सबको सेटिस्फेक्शन के लिए सब कोई दिन भर काम करे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हर कोई आपके जैसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना किसी फ़ायदे के आप किसी के लिए खड़े रहो हमेशा। तो वहाँ पे भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार हमको तो इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, हमको तो उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो हम क्यों काम करें भाई, हम क्यों कम्युनिकेट करें। आप जानबूझ करके आप वहाँ पे आप बैरियर क्रिएट करते हो, और बैरियर क्रिएट करने का रीज़न क्या होता है, मतलब काइंड ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। सो गाइज़, ये कुछ पर्सनल बैरियर्स के पॉइंट्स थे। कुछ और भी बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आपके लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या बैरियर्स होते हैं, यहाँ वाले सेक्शन में ये वाला साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। तो ये वाला जो साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर्स है ना, ये सेम है बिल्कुल, यही एकदम ये वाला, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लैंग्वेज बैरियर है एक, और फिर आपका फिजिकल बैरियर है, फिर आपका एटीट्यूड बैरियर है। एटीट्यूड बैरियर भी आपका एक तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर के ही जैसा है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। परसेप्शन बैरियर भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर के ही अंदर में आ जाता है। और फिर है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ये 6 बैरियर्स आपके ऐसे हैं जो थोड़ा सा एडिशनल है, मतलब एग्जामिनेशन में अगर स्पेसिफिकली इसके लिए पूछ लिया आपसे तो मैंने उसके लिए अदर बैरियर्स में आपको ये कॉन्टेंट दे दिया है। अब लैंग्वेज बैरियर में क्या आता है कि
बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हो जाते हैं जिनकी वजह से सामने वाला समझ नहीं पाता है उस चीज़ को। अगर आप किसी तमिल के बंदे से बात करोगे, अगर आप सपोज़ नॉर्थ इंडिया में हो या आप वेस्ट में हो या आप ईस्ट में हो, आप देखोगे कि साउथ इंडियन जो हैं वो अपने ओन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हर देखो हमारे इंडिया की ना डाइवर्सिटी इन कल्चर वाली ही बात है कि हर 20-30 किलोमीटर के बाद में लोगों का बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि कल्चर अलग अलग है ना, सबकी कम्युनिटी अलग अलग है। तो लैंग्वेज भी उसमें ना काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। आप आसाम में जाओगे तो वो आसामी बोलेंगे, आप कोलकाता में जाओगे तो वो लोग बंगाली बोलेंगे, आप मराठी में महाराष्ट्र में आओगे तो वो मराठी बोलेंगे। अब आप उनसे सोचो कि कोई मराठी मानुष से अगर आप सोचो कि आप हिंदी में बात कर लो तो बहुत नहीं समझ पाएगा, थोड़ा थोड़ा समझेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझेगा। आप सोचोगे कि तमिल के किसी बंदे से आप बात कर लो तो तमिल में वो लोग तो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, कन्नड़ में बात करेंगे, वो लोग या तो इंग्लिश आती है या तो अपनी ओन रीजनल लैंग्वेज आती है। तो लैंग्वेज भी एक तरीके का बैरियर होता है। आप रियल लाइफ में ये चीज़ें फील करते होगे, किसी को इंग्लिश नहीं आती, आप उससे इंग्लिश में बात करके देख लो, उसको कुछ नहीं समझ में आना है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कई बार आपको डर लगता है स्टेज पे जाना, बोलने में, या डिसऑर्डर होता है या फोबिया लगता है, डर लगता है, काइंड ऑफ डिप्रेशन आप होते हो, तो वहाँ पे भी आप कई बार जो बोलना चाहते हो वो ना बोल कर ही कुछ और कई बार बोल जाते हो। कई बार ऐसा तो आपके साथ में भी होता होगा ना कि जब आपकी मैम आपको बुलाती होंगी कि स्टैंड अप एंड कम ऑन डायस एंड स्पीक समथिंग अबाउट योर सेल्फ और एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो हालत ख़राब होती है कि नहीं होती है? फोबिया होता है कि नहीं होता है? स्पीच फोबिया। तो वही चीज़ है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। आपको पता सब कुछ होता है, आप वही सेम कॉन्सेप्ट अपने फ्रेंड को अकेले में बोल दो, आपको समझाने को बहुत अच्छे से समझा जाओगे, बट क्या है, सबके सामने में एक काइंड ऑफ फोबिया, डर लगता है, फियर, राइट? तो यही रीज़न होता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अब पता है कभी भी डरना नहीं चाहिए, बिंदास बोलना चाहिए, ये सोच के बोलना चाहिए कि सामने जो बैठे हुए हैं सब लोग जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत कुछ पता नहीं है, जो हम बताएंगे वही उनको पता है, ये सोच करके आप जा करके एक्सप्लेन करके चला आया करो। ये एक एक्चुअली एक तरीका है अपने माइंड को मोटिवेट करने का, इसलिए मोटिवेट करने का क्योंकि एक्चुअली में आपको चीज़ें पता होती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ फोबिया, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्पीच आप अपनी बात को नहीं रख पाते हो। तो जो चीज़ आपका फियर है आपको उस पर काम करना चाहिए। अच्छा चलो टॉपिक पे आते हैं। तीसरा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में क्या है कि कई बार आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, नॉइज़ आ जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, जिस एरिया में बैठ करके आप काम कर रहे हो वो सपोर्टिंग नहीं है। मतलब सपोज़ करो कि अगर आपके बॉस ने आपको बोला है कि ये काम आप मुझे 5 बजे तक करके दो, अब आप वो काम 5 बजे तक करके कैसे दोगे? क्यों? क्योंकि आपके जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो डांस कर रहे हैं, वो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, या उन्होंने आपको कोई और काम दे के रखा है, या आपके बगल में ही आप सपोज़ करो ना कि अगर आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हो, आपके बगल में अगर बातचीत हो रही है, आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे फिजिकल बैरियर की वजह से, कई बार नेचुरल कंडीशन की वजह से, इन्वायरमेंटल की वजह से भी फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। बारिश हो रही है, धूप हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपकी तबीयत ख़राब है, आप नहीं जा सकते हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके बॉस ने बोला है कि उस फला जगह चले जाओ, ये काम इतनी देर में करके चले आओ, कैसे जाओगे कि बारिश हो रही है तो जा ही नहीं सकते ना। तो वो भी एक तरीके का बैरियर है। फिर है चौथा एटीट्यूड। एटीट्यूड वाला तो हमने पढ़ा है कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपने तो कई बार देखा ही होगा कि लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा ईगो होता है, काफ़ी ज़्यादा वो इनकॉन्सिडरेट होते हैं, एटीट्यूड इश्यूज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनका ईगो एट पार एक्सेलेंस इतना होता है ना कि वो बोल ही नहीं पाते, बात ही नहीं कर पाते, बहुत एकदम एटीट्यूड में बोलेंगे। तो सही भी बात बोलेंगे बट वो गलत एटीट्यूड से बोलेंगे तो आपको गलत ही लगेगा, बुरा ही लगेगा। तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैरियर। परसेप्शन बैरियर हमने डिस्कस कर लिया है कि परसेप्शन लेवल पहले से आप किसी इंसान के बारे में बना करके बैठे रहते हो, पहले से धारणा, परसेप्शन माने धारणा होता है। तो धारणा अगर आप किसी के बारे में पहले से बना करके रखे हो, आप उससे बात करोगे तो डेफिनेटली वो जो बातें बोलेगा, कम्युनिकेट, जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा, तो वहाँ पे आपको समस्या होंगी। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में क्या है? टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मतलब कि भाई देखो अब हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नया नया तरीका डेवलप हो रहा है। आप अगर टेक्नोलॉजी खुद को साउंड नहीं रखोगे, अगर आपको ईमेल करने नहीं आता है, आपको व्हाट्सएप चलाने नहीं आता है, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं चलाने आती हैं, तो आप चीज़ों को तुरंत एक्सेस नहीं कर पाओगे। कंपनी ने अगर आपको कोई नोटिस जारी करना है, कंपनी ने अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं आपकी मेल आईडी पर, आपको मेल आईडी ओपन ही नहीं करने आती है, आपको व्हाट्सएप पे किस तरीके से फ़ाइल बना करके भेजना है वो ही नहीं आता है, तो आप कैसे चीज़ों को कर पाओगे? तो आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब। तो ये तरीके की टेक्नोलॉजी वाइज आपको साउंड होने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ तरीके मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, हालांकि आपका टॉपिक नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में
सिर्फ आपको ये पूछे कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन, ज़रूरी नहीं है। वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ वन पर्सन कैन ओवरकम फ्रॉम दैट बैरियर्स। आप बैरियर्स तो है चलो, लेकिन आप बैरियर्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो, कैसे अवॉइड करोगे बैरियर्स को। तो बैरियर्स को आप, मैं वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे 3 तरीके हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये 3 तरीके करके आप कम्युनिकेशन में बैरियर्स को अवॉइड कर सकते हो, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे इफेक्टिव वे में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। पहला तो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये कि आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का। मैसेज को आप बहुत ध्यान से सुनो। जैसे अगर आप मेरा लेक्चर ले रहे हो तो बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनो, नहीं सुना तो वापस से लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपका बॉस 2 बार आपको सेम चीज़ नहीं बोलेगा, लेकिन आप यूट्यूब पे वीडियो को 2 बार प्ले करके देख सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। सो अ गुड लिसनर इज़ ऑल्सो अ गुड स्पीकर, ये हमेशा ध्यान रखना। ये लाइन यहाँ लिखी हुई नहीं है, ये लाइन मैं आपको बोल रही हूँ कि एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान से स्पीकर को सुनो, इंटरेस्ट लेकर के सुनो। आप उसके वर्बल और नॉन वर्बल जो भी वो क्लूज़ दे रहा है, आप उसको सही तरीके से समझो। नॉन वर्बल क्लूज़ का मतलब स्माइल कर रहा है, या अगर वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है, या वो नॉडिंग ऑफ हेड कर रहा है ना, तो आप उस पर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। ज़्यादा आप पेशेंस होकर के सुनो, एकदम एक्टिव लिसनर के जैसे सुनो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कि बात करते टाइम ना सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, जो कि ईजिली अंडरस्टूड हो, जो कि ईजिली आपके ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाए। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ में, अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में ईजी तरीके से बात करो। उनके साथ जार्गन्स मत यूज़ करो। अब अगर आप किसी बैंक के 4th क्लास पर्सन से बात करोगे, बुल एंड बेयर का बात करोगे, आप परसेप्शन का बात करोगे, आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करोगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करोगे, PDCA की बात करोगे, प्लान डू एक्ट चेक की बात करोगे, उसको क्या समझ आएगा? क्योंकि ये मैनेजमेंट की लैंग्वेज है बॉस, उसको नहीं समझ आने वाला। वो सोचेगा क्या बोल रहा है ये बंदा, सब बाउंस जाएगा उसको। तो वही सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट यूज़ जार्गन्स बिल्कुल नहीं यूज़ करो, टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करो, डिफ़िकल्ट वर्ड बिल्कुल यूज़ मत करो। अच्छा, लोगों का ये परसेप्शन है कि मैंने अगर कोई इंग्लिश का डिफ़िकल्ट वर्ड अगर चाप दिया, बोल दिया ना, तो मैं तो बहुत अच्छा इंग्लिश फ्लुएंट वाला, वो उसकी नज़र में मेरी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी कि भाई ये बॉस बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, इसको बहुत कुछ अच्छा पता है। नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इंग्लिश का मतलब होता है यू शुड ऑलवेज कीप इट सिंपल। इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू शुड कीप योर सेंटेंस वेरी सिंपल। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका जो होना चाहिए वो एकदम सिंपल होना चाहिए, कि एक 3rd क्लास का बंदा जिसको इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स ही आते हैं, वो भी आपकी बात को, वो भले ही बोल ना पाए लेकिन समझ जाए। तो आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है, जार्गन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये दिमाग अपने माइंड से अपनी ये परसेप्शन निकाल देना कि एक डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ करने वाला बंदा बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर होता है। नो, रॉन्ग। वो बहुत ही बेकार इंग्लिश स्पीकर होता है जो किसी वर्ड को अगर आप सिंपल से सेंटेंस को अगर आप बहुत डिफ़िकल्ट करके बोल दे रहे हो, इट मीन्स कि उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा भरी हुई है। और भाई आपको वोकेबुलरी आपकी अच्छी है तो ठीक है, बट आप ऐसा बोलो ना कि आप 100 लोग उसको समझ सकें। ऐसा बोलने का क्या मतलब है जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा है? अगर आप ऐसा बोलते हो तो वहाँ पे बैरियर्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा। कई बार लोग अफ्रेड, मतलब डर जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि वो मतलब ही नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते मीनिंग को। फिर तीसरा एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है कि गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बराबर देते रहो अपना। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि फीडबैक से ही पता चलता है कि जो बात हमने आप तक पहुंचाई वो बात आपको कितनी समझ आई। अब फीडबैक का मतलब, अब जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ ये पढ़ते हैं कि इन कम्युनिकेशन द फीडबैक गिवन बाय स्पीकर और सेंडर मे बी नेगेटिव, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फीडबैक आना ज़रूरी है। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो मुझे ये समझ में आएगा कि कुछ मेरे से गलत बोला गया या आपने नहीं समझा उस चीज़ को। हम दोबारा उस पर बात करेंगे, दोबारा आपको मैं वो चीज़ समझाऊंगी, फिर आपका दोबारा से मैं फीडबैक लूँगी, दूसरी टाइम पॉजिटिव आ जाएगा। बट फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग फीडबैक विल स्ट्रेंथन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इन्हेंस फ्यूचर कम्युनिकेशन। फीडबैक से क्या होता है कि दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता है, वो अच्छा होता है, और फ्यूचर में कम्युनिकेशन हमारा बेटर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो आपने ये लेक्चर देखा पूरा,
आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे नहीं समझ आएगा, मतलब फीडबैक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, या अगर आपको समझ में आया तो अगर आप लाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे तो मुझे लगेगा ही नहीं कि आपने देखा, आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फीडबैक दे देना, कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ, कैसा हुआ। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं क्लियर है तो गाइस आप एकदम निसंकोच होकर के मेरे से पूछ लेना, मैं आपको वो पॉइंट अच्छे से क्लियर करूँगी। सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में इतना ही था। ओवरकमिंग ऑफ बैरियर्स मैंने कुछ आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। बाकी आप अगर ओवरकमिंग ऑफ बैरियर्स में कुछ और लिखना चाहते हो, कुछ और पॉइंट्स लिखना चाहते हो ना, तो जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके जस्ट अपोजिट लिख देना। जैसे कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स नहीं होने चाहिए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकली अगर आप परसेप्शन बना के रखते हो तो वो बैरियर का पार्ट है। आप चाहते हो कि ओवरकम करना उससे, तो उसी का जस्ट अपोजिट लिख दो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। आपको ये बात पता है कि अगर सिमेंटिक लैंग्वेजेस सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, मतलब अगर आप जार्गन्स को यूज़ करते हो तो वो बैरियर हैं। तो आप क्या है जो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उस सेक्शन में आप ये लिख सकते हो कि वन शुड अवॉइड जार्गन्स, वन शुड नॉट यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड और टेक्निकल वर्ड। बिल्कुल अगर आप अपोजिट लिख दोगे एग्जामिनेशन में ना, कुछ अपना दिमाग भी आप लगा के लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। आपको तो पता ही है कि बैरियर किन किन वजह से होता है। एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे कि कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बैरियर से बच सकते हैं या ओवरकम आ सकते हैं, तो वही बैरियर्स वाले पॉइंट का अपोजिट करके लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले आपको। चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट 1 आपका ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, यूनिट 2 हम कल स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट। अगर आपके कोई और भी टॉपिक हैं जो कि कम्युनिकेशन के अलावा, मतलब मैनेजमेंट तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक है आर्ट्स से या किसी और सब्जेक्ट से, मतलब साइंस का कोई सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी है, कोई भी टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट में डाल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।